Hello, everybody. This is me, Love Singh, and I have cracked certain exams like NDA, CDS, AFCAT multiple times. I am now working as a software engineer in KPMG, and I've also mentored around 200 plus students. तो ये CDS की पॉलिटी सीरीज चल रही है जिसमें हमने पहले देखे थे फंडामेंटल राइट्स एंड अब हम देखेंगे प्रेसिडेंट, जिसमें मैंने आपको कुछ बताया था कि कौन से ऐसे आर्टिकल्स है कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि राइट टू इक्वालिटी को ब्रीच करते हैं। ठीक है, तब मैंने बताया था कुछ पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास, कुछ इम्यूनिटी ग्रांट होते हैं प्रेसिडेंट के पास जो कि राइट टू इक्वालिटी को ब्रीच करते हैं। तो प्रेसिडेंट एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। लास्ट सीडीएस एग्जाम में भी, लास्ट टू लास्ट सीडीएस एग्जाम में भी प्रेसिडेंट के ऊपर क्वेश्चन था, एज फार एज आई कैन रिमेम्बर। सो आगे चलते हैं, देखते हैं प्रेसिडेंट को आज पूरा पढ़ेंगे। सो सबसे पहले कुछ बेसिक फीचर्स, ठीक है, जैसे कि पार्ट 5 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रेसिडेंट। ठीक है, पार्ट 5 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल कौन कौन से कवर करता है? आर्टिकल 52 टू आर्टिकल 78। ठीक है, ये आपके आर्टिकल्स प्रेसिडेंट को कवर करते हैं। यूपीएससी में एक बार इस लाइन पे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा था कि हु एक्ट्स एज द सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनियन। तो दिस इज नन अदर देन प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट ही एक्ट करता है क्या? एज अ सिंबल ऑफ यूनिटी, इंटीग्रिटी एंड सॉलिडेरिटी ऑफ द यूनियन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हम क्या क्या स्टडी करेंगे इस पूरे प्रेसिडेंट में, उसको थोड़ा सा उसका एक ओवरव्यू टाइप का देख लेते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले देखेंगे इसकी क्वालिफिकेशन, इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है, ओथ टेन्योर कितना होता है, एंड इम्पीचमेंट प्रोसेस देखेंगे। ठीक है, लेट अस डिस्कस वन बाय वन। ठीक है, तो पहला उठाते हैं। पहले में क्या है? क्वालिफिकेशन। ठीक है, क्वालिफिकेशन। अच्छा, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए कि भैया ये सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। ठीक है, आप लोग इसके नोट्स के लिए चिंता मत करना, नोट्स आपको टेलीग्राम पे मिल जाएंगे। ठीक है, सिटीजन ऑफ इंडिया होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए? नॉट लेस देन 35 ईयर्स, यानी 35 ईयर्स से या 35 ईयर्स से ज़्यादा के ही होने चाहिए हमारे जो प्रेसिडेंट है। मिनिमम एज है 35 ईयर्स कंप्लीटेड। लोकसभा के इलेक्शंस के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। ठीक है, यानी जो भी लोकसभा इलेक्शंस के जो नॉर्म्स है, क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया हैं, उनको फुलफिल करना चाहिए। हालांकि ये लोकसभा या राज्यसभा दोनों में से किसी के भी मेंबर होते नहीं है, बट ही शुड बी एलिजिबल फॉर द इलेक्शंस ऑफ लोकसभा। किसके इलेक्शंस के लिए एलिजिबल होना चाहिए? लोकसभा के लिए। ठीक है, एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशंस कि ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ठीक है, ये कोई भी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं, जैसे कि ओएनजीसी के चेयरमैन नहीं हो सकते हैं ये, या फिर किसी कंपनी के एमडी नहीं हो सकते हैं, किसी कंपनी के डायरेक्टर नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड नहीं कर सकते हैं ये। तो ये इनकी 4 क्वालिफिकेशन है। सिटीजन ऑफ इंडिया, 35 ईयर्स कंप्लीटेड होने चाहिए, लोकसभा इलेक्शंस के लिए क्वालिफाई होने चाहिए, एंड ही शुड नॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। ये आपका हो गया क्वालिफिकेशन। दूसरे पे आ जाते हैं इलेक्शंस। ठीक है, अब इलेक्शन किससे होता है? इलेक्टोरल कॉलेज। ठीक है, अब इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर्स कौन कौन होते हैं? इस इलेक्टोरल कॉलेज के मेंबर होते हैं जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, यानी कि मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ठीक है, फिर इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज। ठीक है, यानी कि जितनी भी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज है उनके जो इलेक्टेड मेंबर्स हो गए ना, वो भी होते हैं। देन आपके इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। केवल यही दो यूटीज हैं, ठीक है, जिनके
आपके इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं जो वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी। क्यों? क्योंकि एक सर्टेन पॉपुलेशन होती है, उसके उससे ज़्यादा अगर किसी भी यूटी में पॉपुलेशन है तो वो एलिजिबल हो जाती है आपका इलेक्शन, प्रेसिडेंट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, यानी नॉमिनेटेड मेंबर्स इन पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स इन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, नॉमिनेटेड मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटरीज ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, जितने भी नॉमिनेटेड मेंबर्स है किसके, दिल्ली के, यूनियन टेरिटरी दिल्ली एंड पुडुचेरी, ठीक है, फिर नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट, नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज, ये पार्ट नहीं लेते हैं, ठीक है, इलेक्शन में। फिर इलेक्शन हो गए। अच्छा, इलेक्शन का प्रोसीजर क्या होता है? इलेक्शन का प्रोसीजर होता है आपका, जितने भी इलेक्टोरल कॉलेज होता है ना, ये जितने भी इलेक्टेड मेंबर्स होते हैं ये सारे वोट करते हैं। तो वोट कैसे करते हैं? वोट होता है आपका सीक्रेट बैलेट बॉक्स पे, ठीक है, जिसमें कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट होता है। वो सारे इलेक्टेड मेंबर्स इस बैलेट बॉक्स में डालते हैं एंड इवेंचुअली जितने भी प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट्स होते हैं वो एक एक करके हटते जाते हैं, तो आखिरी में जो बचता है ही बिकम्स द प्रेसिडेंट, ठीक है। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट याद रखना, ये यूज होता है। देन वी हैव ओथ प्रेसिडेंट की एडमिनिस्टर कौन करता है? CJI, यानी कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो है वो हमारी प्रेसिडेंट की ओथ एडमिनिस्टर करते हैं। और अगर प्रेसिडेंट को रेजिग्नेशन देना हो, यानी रिजाइन करना हो, तो वो रेजिग्नेशन किसको देगा? रेजिग्नेशन हमारे प्रेसिडेंट देंगे हमारे वाइस प्रेसिडेंट को। तो ओथ जो होती है वो हमारी एडमिनिस्टर होती है CJI यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के द्वारा, एंड अगर रेजिग्नेशन देना हो हमारे प्रेसिडेंट को तो वो हमारे वाइस प्रेसिडेंट को एड्रेस करेंगे, यानी वाइस प्रेसिडेंट जी को देंगे, ठीक है। देन हम बात कर लेते हैं यहाँ पे आपके इम्पीचमेंट प्रोसेस की, ठीक है। तो इम्पीचमेंट प्रोसेस का जो तरीका होता है वो, क्योंकि भाई जो हमारे प्रेसिडेंट होते हैं ये फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया होते हैं, ठीक है। तो ही होल्ड्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पोजीशन, तो इनका इम्पीचमेंट ऐसे ही नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो देयर आर सर्टेन ग्राउंड्स जिन पे हम इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू कर सकते हैं, ठीक है। तो इम्पीचमेंट कैसे होता है देखते हैं। तो इम्पीचमेंट एक तो तब हो सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हो, ठीक है। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है हमारे प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट तभी हो सकता है जब कॉन्स्टिट्यूशन को वायलेट करे, ठीक है। सो कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन इज वन ऑफ द ग्राउंड्स थ्रू विच इम्पीचमेंट प्रोसेस कैन बी स्टार्टेड और इनिशिएटेड। सो नेक्स्ट इज कि 2 हाउस ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, ठीक है, लोकसभा एंड राज्यसभा। तो किसी भी हाउस से हमारा इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो सकता है। तो जो इम्पीचमेंट प्रोसेस है दैट कैन बी इनिशिएटेड बाय ईदर हाउस, यानी लोकसभा भी शुरू कर सकता है और राज्यसभा भी शुरू कर सकता है। एक चीज और, अगर इसको इम्पीचमेंट आपको शुरू करना है तो इट शुड बी साइंड बाय, मान लीजिए लोकसभा ने इम्पीचमेंट शुरू किया, तो लोकसभा में जितने भी उस समय मेंबर्स हैं, तो जो इम्पीचमेंट का प्रोसेस है उसको इनिशिएट करने के लिए 1/4 ऑफ द मेंबर्स को उस प्रोसेस पे साइन करना पड़ेगा, तब जाके वो इम्पीचमेंट प्रोसेस इनिशिएट हो सकता है। सो इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू हो गया, ठीक है, 1/4 मेंबर ने साइन कर दिया, जिस भी हाउस से इम्पीचमेंट शुरू होना है, तो इम्पीचमेंट शुरू हो गया, इनिशिएशन हो गया। अब क्या होना चाहिए? 2/3 ऑफ द मेंबर्स, इसको क्या कहते हैं हम? स्पेशल मेजॉरिटी, ठीक है।
अब जिसने शुरू किया है, जिस हाउस ने इनिशिएशन शुरू किया है, तो 2/3 ऑफ द मेंबर्स विच आर प्रेजेंट एंड वोटिंग, उन्हें भी साइन करना पड़ेगा। ठीक है, इनिशिएशन शुरू करना अलग चीज है, लेकिन अगर उसे दूसरे हाउस में मूव कराना है, ठीक है, एक हाउस इनिशिएट करता है, दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करता है। ठीक है, तो इनिशिएशन के लिए 1/4 ने कर दिया, अब 2/3 ऑफ द मेंबर्स, ठीक है, साइन करेंगे, तब जाके ये दूसरा हाउस इसे इन्वेस्टिगेट करेगा। डन। अब जब 2/3 ऑफ द पीपल ने इसे साइन करके दूसरे हाउस में भेज दिया, मान लो राज्यसभा में भेज दिया, तो राज्यसभा पहले इसे इन्वेस्टिगेट करेगा। ठीक है, और अगर इन्वेस्टिगेशन में ये पाया जाएगा कि हाँ सच में कॉन्स्टिट्यूशन का वायलेशन हुआ है, तो यहां पे भी 2/3 ऑफ द पीपल, जो 2/3 ऑफ द मेंबर्स ऑफ राज्यसभा है, उन्हें साइन करना पड़ेगा, तब जाके इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट होगा एंड प्रेसिडेंट जो है उन्हें हटा दिया जाएगा, प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट हो जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज जो हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि यहाँ पे इनके इम्पीचमेंट प्रोसेस में नॉमिनेटेड मेंबर्स ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा भी पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है, इनके इलेक्शंस में, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते थे वो पार्ट नहीं लेते थे, लेकिन इम्पीचमेंट में जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं, दोनों ही राज्यसभा और लोकसभा के, वो पार्ट लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया पूरा इम्पीचमेंट प्रोसेस। इसे अगर आप थोड़ा ब्रीफ में समझे जल्दी से, तो ये होगा कि इम्पीचमेंट प्रोसेस शुरू करने के लिए 1/4 ऑफ दी, मान लो लोकसभा ने शुरू करना है, तो पहले तो ये किसी भी हाउस से इनिशिएट किया जा सकता है, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में से कोई भी इनिशिएट कर सकता है। मान लो लोकसभा ने किया, तो लोकसभा में 1/4 ऑफ द मेंबर्स को पहले साइन करना पड़ेगा इस प्रोसेस को इनिशिएट करने के लिए, फिर 2/3 को साइन करना पड़ेगा ताकि ये इसे दूसरे हाउस में ले जाया जा सके, फिर दूसरा हाउस इन्वेस्टिगेट करेगा और उसे भी 2/3 ऑफ द मेजोरिटी से पास करना पड़ेगा ताकि इम्पीचमेंट प्रोसेस कंप्लीट हो सके। एक चीज जो बात ध्यान में रखने वाली है वो ये है कि नॉमिनेटेड मेंबर्स भी इम्पीचमेंट प्रोसेस में पार्ट लेते हैं, जबकि इलेक्शन में नॉमिनेटेड मेंबर्स पार्ट नहीं लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इम्पीचमेंट। हमने क्या क्या पढ़ लिया अभी तक? हमने पढ़ लिया क्वालिफिकेशन, हमने पढ़ लिया इलेक्शन, हमने ओथ देख ली, टेन्योर 5 इयर्स का होता है। ठीक है, इम्पीचमेंट प्रोसेस हमने देख लिया। अब हम चलते हैं आगे। अब हम देखते हैं प्रेसिडेंट की पावर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं एग्जीक्यूटिव पावर्स। तो एग्जीक्यूटिव पावर्स की अगर हम बात करें, तो जितने भी एक्शंस लिए जाते हैं, गवर्नमेंट जितने भी न्यू लॉज बनाती है या फिर जितने भी नए एक्शंस टेकअप करती है, वो सारे प्रेसिडेंट के नेम पे इशू किए जाते हैं। ठीक है, यानी उन पे स्टैंप या मोहर जिसे हम कहते हैं वो प्रेसिडेंट की होती है। ठीक है, अब जो हमारे वाइस प्रेसिडेंट जी होते हैं, ठीक है, उनको कौन अपॉइंट करता है? कुछ खास अपॉइंटमेंट्स हैं। ठीक है, एग्जीक्यूटिव पावर्स में कुछ खास अपॉइंटमेंट्स आते हैं जो कि प्रेसिडेंट के पास होते हैं। जैसे वाइस प्रेसिडेंट जी को हमारे प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं। ठीक है, हाई कोर्ट जज, HCJ लिख देता हूं, हाई कोर्ट जज हो गया, सुप्रीम कोर्ट जज हो गया, देन कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल हो गए हमारे, फिर यूपीएससी के मेंबर्स और चेयरमैन, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स, ये जितने भी लोग हैं इन सबको गवर्नर्स हो गए हमारे स्टेट्स के, देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स हो गए, अटॉर्नी जनरल हो गए। ये सारे दीज अपॉइंटमेंट्स आर डन बाय प्रेसिडेंट। तो पहला हमने पढ़ा कि सारे एग्जीक्यूटिव एक्शंस जितने भी होते हैं वो सारे प्रेसिडेंट के नेम पे और इशू किए जाते हैं। दूसरा अपॉइंटमेंट्स, जैसे कि वाइस प्रेसिडेंट हो गए, ठीक है, चेयरपर्सन्स ऑफ यूपीएससी, देन चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स या इलेक्शन कमिश्नर्स, फिर हाई कोर्ट जजेस, सुप्रीम कोर्ट जजेस, देन कैग कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, अटॉर्नी जनरल। ठीक है, देन वी हैव फाइनेंस कमीशन के जो मेंबर्स और चेयरमैन हो गए। ये सारे अपॉइंट कौन करता है? ये सारे अपॉइंटमेंट किए जाते हैं प्रेसिडेंट द्वारा।
ठीक है। तो ये इसकी एक एग्जीक्यूटिव पावर होती है प्रेसिडेंट की। हमारे प्रेसिडेंट जो होता है उसके पास बहुत अच्छी पावर एक ये होती है कि एग्जीक्यूटिव पावर ये होती है कि जितने भी बिजनेस यानी कि जितने भी ट्रांजैक्शंस वगैरह हो रहे होते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, उसको उन ट्रांजैक्शंस को करने के लिए जो भी एक सेट ऑफ रूल्स हैं, ठीक है, उन सेट ऑफ रूल्स को प्रेसिडेंट अपने अकॉर्डिंगली चेंज कर सकता है या उन रूल्स को बना सकता है, ठीक है। फिर एक पावर ये हो गई कि ही अपॉइंट्स दी इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है। इंटर स्टेट काउंसिल होती है हमारी, जिसका जो इंटर स्टेट काउंसिल, ठीक है, इसके चेयरमैन तो कौन होते हैं? इसके चेयरमैन तो पीएम होते हैं, लेकिन ये बनाता कौन है? ये बनाते हैं हमारे प्रेसिडेंट, ठीक है। अब अगर कोई एक ऐसा एरिया है, ठीक है, कोई एक ऐसा एरिया है जिसमें प्रेसिडेंट को लगता है कि इस एरिया को मैं शेड्यूल कास्ट एरिया बता सकता हूं, तो ये पावर केवल प्रेसिडेंट के पास है कि वो कौन से एरिया को डिफाइन कर सकता है शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। नॉट शेड्यूल्ड कास्ट एरिया बट शेड्यूल्ड एरिया, ठीक है। और वी कैन ऑल्सो से ट्राइबल एरियाज। तो प्रेसिडेंट के पास एक बहुत अच्छी पावर ये होती है कि कोई भी एक ऐसा एरिया है, मान लो कोई भी एक एरिया है जिसे डिफाइन करना है, तो प्रेसिडेंट के पास पावर होती है कि वो उस एरिया को शेड्यूल्ड एरिया और ट्राइबल एरिया डिफाइन कर सकता है, ठीक है। तो ये केवल प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। अच्छा, एक चीज और है कि प्रेसिडेंट जो होता है वो गवर्नर्स को अपॉइंट करता है। एंड गवर्नर्स बेसिकली क्या है? जो भी स्टेट्स हैं और यूटीज हैं उनको एडमिनिस्टर करते हैं। तो बेसिकली प्रेसिडेंट का रोल यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है, ठीक है। जो यूनियन टेरिटरीज है उसमें एडमिनिस्ट्रेटर्स होते हैं, ठीक है। उन्हें कौन अपॉइंट करता है? उन्हें प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है, ठीक है। तो दिस इज अगेन द एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है। सो दीज आर ऑल द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द प्रेसिडेंट। अब हम पढ़ेंगे लेजिस्लेटिव पावर्स, ठीक है। तो लेजिस्लेटिव पावर्स में क्या क्या आ जाता है? लेजिस्लेटिव पावर में आ जाता है कि ये पार्लियामेंट को सम्मन भी कर सकते हैं कभी भी, एंड प्रोरोग यानी कि बंद भी कर सकते हैं, ठीक है, यानी एडजेंट कर देना या प्रोरोग कर देना, ठीक है। तो ही कैन सम्मन और प्रोरोग द पार्लियामेंट, ठीक है। देन इनके पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी होती है, वो भी हम अलग से देखेंगे। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर भी होती है इनके पास जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, ठीक है। फिर पहले था ये रूल बट अब नहीं है। प्रेसिडेंट के पास एक पावर होती थी थ्रू विच ही कैन नॉमिनेट 2 members फ्रॉम द एंग्लो इंडियन कम्युनिटी टू लोकसभा, ठीक है। 2 members एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के लोकसभा में नॉमिनेट कर देते थे प्रेसिडेंट हमारे, बट अब ये हटा दिया गया है, ये पावर अब इनके पास नहीं है। एंड जस्ट एक और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पावर ये है कि अगर किसी भी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है उसको डिस्क्वालीफाई करना है, ठीक है, मान लो इसे डिस्क्वालीफाई करना है। अब इस मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को डिस्क्वालीफाई करने के लिए प्रेसिडेंट जो है वो कंसल्ट करेंगे किसको? इलेक्शन कमीशन को, ठीक है। अगर इलेक्शन कमीशन ओके कर देता है देन कंसल्ट करेंगे, ऑल्दो इलेक्शन कमीशन की जो भी एडवाइस है वो प्रेसिडेंट पे बाइंडिंग नहीं है, ठीक है। तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट को उनके इलेक्शंस को डिस्क्वालीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। देन जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था एग्जीक्यूटिव पावर में ये यूपीएससी के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। देन
कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं, फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं। देन इनके द्वारा एक रिपोर्ट जनरेट होती है, हर साल ये एक रिपोर्ट देते हैं। तो ये रिपोर्ट प्रेसिडेंट प्रेजेंट करते हैं हर साल, कहाँ पे? पार्लियामेंट में। तो ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेजिस्लेटिव पावर है, ठीक है, प्रेसिडेंट के पास, कि अपॉइंट जब प्रेसिडेंट करते हैं तो जो भी रिपोर्ट होती है वो प्रेजेंट कौन करता है? प्रेसिडेंट ही करता है पार्लियामेंट में, ठीक है। देन जुडिशियल पावर्स, ठीक है। तो जुडिशियल पावर्स काफी ज्यादा होती हैं प्रेसिडेंट के पास, लाइक ही कैन ग्रांट पार्डन, ठीक है, रिप्रीव, देन गिव रेस्पाइट, रेमिशन, ठीक है। तो ये सारी पावर्स होती हैं प्रेसिडेंट के पास। पार्डन मतलब माफ कर देना, ठीक है। देन इसमें क्या होता है, पार्डन में क्या होता है कि मान लो किसी ने कोई गुनाह किया तो उसके लिए उसको सेंटेंस मिली है या उसको कुछ परमानेंट लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गया है, बट अगर प्रेसिडेंट ने उसे पार्डन दे दिया तो वो उस कन्विक्शन से, जिसके लिए भी वो उसे सेंटेंस वगैरह हुई है, उस कन्विक्शन से उसे कंप्लीटली छोड़ दिया जाता है। देन रिप्रीव, ठीक है। रिप्रीव का मतलब हो जाता है कि एक टेम्परेरी पीरियड के लिए उसे छोड़ दिया जाता है, उसके एग्जीक्यूशन को छोड़ दिया जाता है, बाद में कभी होगा, लेकिन रिप्रीव मतलब थोड़े टाइम के लिए, थोड़े टाइम के लिए उसे अवॉइड कर दिया जाता है। रिस्पाइट यानी कि सजा कम कर दी, या फिर मान लो कि डेथ सेंटेंस मिला है तो उसे लाइफ इम्प्रिजनमेंट में कन्वर्ट कर दिया, ये लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल रखा है तो उसकी सजा कम कर दी, तो ये रिस्पाइट हो गया, ठीक है। अब रेमिशन है, मान लो कि सेंटेंस मिल रखा है उसे 20 साल का, ठीक है, तो 20 साल की जगह उसे 18 या 15 साल का कर दिया, तो ये रेमिशन है, ठीक है। उसे काम सारे वही करने पड़ेंगे जो अंदर करने पड़ते हैं जेल में, बट उसे 18 की जगह 18 साल कर दिया, 20 की जगह या 15 साल कर दिया, उसे रेमिशन कहते हैं। तो दीज आर दी जुडिशियल पावर्स। देन वी हैव डिप्लोमेटिक पावर्स। डिप्लोमेटिक पावर्स क्या होती हैं भाई? डिप्लोमेटिक पावर्स होती हैं जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह होती है ना, ये जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज वगैरह होती है ना, या फिर जितने अकॉर्ड्स वगैरह बनते हैं, या जितने एग्रीमेंट्स होते हैं, ठीक है, ये किसके नेम्स पे होते हैं? ये प्रेसिडेंट के नेम पे होते हैं, ठीक है। फिर जैसे कि हमारे जितने भी डिप्लोमेट्स बाहर जाते हैं, या बाहर से जितने भी डिप्लोमेट्स हमारे कंट्री में आते हैं, ठीक है, जैसे एम्बेसडर्स हो गए, हाई कमिश्नर्स हो गए, कमिश्नर्स हो गए, इनको कौन रिसीव करता है? रिसीव इन द सेंस जो लेटर हेड होता है उस पर क्या लिखा होता है? दैट इज डन बाय द प्रेसिडेंट, यानी प्रेसिडेंट के सिग्नेचर्स होते हैं उसमें, ठीक है। तो हमारे डिप्लोमेट्स अगर बाहर जाते हैं या बाहर से डिप्लोमेट्स हमारी कंट्री में आते हैं तो वो दोज आर बेसिकली द अपॉइंटमेंट्स डन बाय द प्रेसिडेंट। सो दीज आर दी डिप्लोमेटिक पावर्स, कि हम जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज और एग्रीमेंट्स होते हैं ये सारे, और डिप्लोमेट्स वाली सारी चीज़ें प्रेसिडेंट ही देखते हैं हमारे, ठीक है। सो दीज आर दी डिप्लोमेटिक पावर्स। देन देयर आर सर्टेन फाइनेंशियल पावर्स। तो फाइनेंशियल पावर में क्या आ जाता है? फाइनेंशियल पावर में आ जाता है सबसे पहले कि जितने भी मनी बिल होते हैं ना, जो भी मनी बिल इंट्रोड्यूस होने होते हैं,
पार्लियामेंट में, वो कब इंट्रोड्यूस हो सकते हैं? जब उन्हें प्रायर परमिशन मिल चुकी हो। किससे? प्रेसिडेंट से। ठीक है, तो जितने भी मनी बिल इंट्रोड्यूस होते हैं वो सारे तभी इंट्रोड्यूस हो सकते हैं जब उन्हें प्रायर परमिशन प्रेसिडेंट से मिल जाती है। ठीक है, अगर हमें कोई भी ग्रांट चाहिए होते हैं, है ना, ग्रांट्स होते हैं ना, तो अगर हमें कोई ग्रांट चाहिए तो वो बिना प्रेसिडेंट के ऑर्डर के कोई भी ग्रांट नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये एक दूसरी फाइनेंशियल पावर है। ठीक है, जितना भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है उसकी रिपोर्ट जो भी जनरेट होती है पार्लियामेंट के सामने प्रेसिडेंट रखता है। हमारे प्रेसिडेंट जो होते हैं वो पार्लियामेंट के सामने हमारी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट रखते हैं। ठीक है, ये एक और पावर हो गई। देन जो हमारी एक और पावर होती है कि जो दो तरह के फंड्स होते हैं हमारे पास, एक होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया और एक होता है कंटिंजेंसी। तो जो हमारा कंटिंजेंसी फंड होता है ना, ये प्रेसिडेंट के अंडर आता है। ठीक है, तो मान लो कोई इमरजेंसी आ गई या कुछ अनहैपनिंग सा हो गया, सो कुछ मिस हैपनिंग हो गई, तो जो भी खर्चे होंगे वो इससे कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया से होंगे, एंड इससे निकालने के ऑर्डर कौन देगा? प्रेसिडेंट। ठीक है, देन ये सारी फाइनेंशियल पार्ट्स हो गई। फिर आ जाते हैं हम किस पे? इमरजेंसी पावर्स पे। इमरजेंसी पावर्स क्या क्या होती हैं? ठीक है, इमरजेंसी में 3 पावर्स होती हैं हमारी। इमरजेंसी लगाने की ताकत किसमें? केवल प्रेसिडेंट में। केवल प्रेसिडेंट ही है जो इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकता है। ठीक है, अब नेशनल इमरजेंसी हो गई। नेशनल इमरजेंसी बोले तो आर्टिकल 352। ठीक है, फिर प्रेसिडेंट्स रूल, इनको देखेंगे आराम से कि नेशनल इमरजेंसी में कुछ क्राइटेरिया होते हैं, प्रेसिडेंट्स रूल कब लगता है, ठीक है, फाइनेंशियल इमरजेंसी कब लगती है, इनको देखेंगे सब्सिक्वेंट टॉपिक्स में जब हम पढ़ेंगे। तो प्रेसिडेंट रूल क्या होता है? आर्टिकल 356 और 365। ठीक है, 365 और 356। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी आर्टिकल 360, याद रहेगा ना। नेशनल इमरजेंसी इज आर्टिकल 352, फिर प्रेसिडेंट्स रूल इज आर्टिकल 356 एंड 365, फाइनेंशियल इमरजेंसी इज 360। ठीक है, तो ये जो इमरजेंसी डिक्लेयर करने की पावर होती है ये हमारे केवल प्रेसिडेंट के पास होती है। देन मिलिट्री पावर्स। मिलिट्री पावर्स क्या क्या होती हैं? ठीक है, पहले तो अपॉइंटमेंट देखते हैं मिलिट्री पावर्स के टर्म में। अपॉइंटमेंट किसका? जो भी हमारे ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ होते हैं ना, फिर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ यानी जनरल हो गए, ठीक है, फिर एडमिरल हो गए, ठीक है, फिर एयर मार्शल हो गए, एयर चीफ मार्शल हो गए, इन तीनों को यानी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, चीफ ऑफ नेवल स्टाफ, फिर एयर फोर्स के चीफ, इनको कौन अपॉइंटमेंट इनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट। ठीक है, और ये खुद भी तीनों फोर्सेस के क्या होते हैं? सुप्रीम कमांडर। ठीक है, सुप्रीम कमांडर भी होते हैं ये। तो ये मिलिट्री पावर्स हो गई। ठीक है, फिर अगर हम देखें ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स, ठीक है, तो ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स होते हैं प्रेसिडेंट के पास। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर, यानी आर्टिकल 123 डील्स विद, ये सी के ऊपर डंडा क्या होता है? विद, डील्स विद ordinances that
द प्रेसिडेंट कैन मेक। ठीक है, तो अच्छा, ऑर्डिनेंसेस कब बना सकता है प्रेसिडेंट? ऑर्डिनेंस कब बना सकता है प्रेसिडेंट? ऑर्डिनेंस तब बना सकता है जब कोई पार्लियामेंट का कोई भी हाउस, ठीक है, इधर लोकसभा और राज्यसभा और बोथ आपका फंक्शन में ना हो, यानी डिसॉल्व हो रखी हो या कुछ हो रखा हो, ठीक है, तब प्रेसिडेंट के पास ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर्स आ सकती हैं। एंड दोज विल बी ट्रीटेड एज व्हाट? दोज विल बी ट्रीटेड एज एक्ट्स। ठीक है, एंड इसकी ड्यूरेशन क्या रहती है? इसकी ड्यूरेशन रहती है 6 मंथ्स। 6 मंथ्स के बाद में, ठीक है, इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन 6 मंथ्स रह सकती है। एंड पार्लियामेंट जब भी वापस इन्फोर्स होती है, ठीक है, पार्लियामेंट जब भी वापस कॉन्स्टिट्यूट होती है, जब भी दोबारा बनती है, तब लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही मिलके चाहे तो ये जो भी ऑर्डिनेंस बना रखा है प्रेसिडेंट ने, इसे कंटिन्यू कर सकते हैं। क्या? एक एक्ट बना के, ठीक है, एक्ट बना के इसे कंटिन्यू कर सकते हैं, या फिर इसे तुरंत ही स्टॉप कर सकते हैं एज सून एज जैसे ही लोकसभा और राज्यसभा वापस एनफोर्स हो जाती हैं। जो भी ऑर्डिनेंस बन रखा है, या तो उसे कंटिन्यू कर सकते हैं एक्ट बना के, या फिर तुरंत ही उसे स्टॉप कर सकते हैं। ठीक है, बट इसकी मैक्सिमम ड्यूरेशन क्या होगी ऑर्डिनेंस की? 6 मंथ्स। ये होगी इसकी ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पावर ये। ठीक है, अब जैसे मैंने लास्ट वीडियो में मैंने एक बात करी थी आर्टिकल 361 की। ठीक है, तो आर्टिकल 361 जो है बेसिकली ये राइट टू इक्वलिटी जो है हमारा, इसको ब्रीच करता है। ठीक है, अब कैसे करता है? ये कहता है हमसे कि बेसिकली जो प्रेसिडेंट है ना, उसके पास कुछ पावर्स हैं, स्पेशल पावर्स हैं। जैसे कि अगर प्रेसिडेंट अपने टेन्योर में, जो उसके 5 साल का टेन्योर है, उसमें कोई ऑर्डिनेंस पास करता है, या फिर कुछ अपनी जो भी उसकी कैपेसिटी में जो भी काम है वो करते हैं, तो ही विल नॉट बी आंसरेबल, ही विल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट। ठीक है, तो ये आर्टिकल 361 बेसिकली राइट टू इक्वलिटी को ब्रीच करता है। ठीक है, फिर इसी में एक और चीज कही गई है इसी आर्टिकल के अंदर कि देयर शैल बी नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। ठीक है, जब तक वो ऑफिस में है, मतलब जब तक 5 साल अपने काट रहे हैं, तब तक देयर शुल बी नो क्रिमिनल प्रोसीडिंग्स अगेंस्ट हिम। प्रेसिडेंट जो है उनको अरेस्ट नहीं किया जा सकता है। ठीक है, अगर अपनी पर्सनल कैपेसिटी में, 2 तरह की कैपेसिटी हो गई, एक तो ऑफिशियल कैपेसिटी है, ऑफिशियल कैपेसिटी के लिए ही विल नॉट बी आंसरेबल टू एनी कोर्ट। बट अगर पर्सनल कैपेसिटी में, ठीक है, पर्सनल कैपेसिटी में कोई सिविल प्रोसीडिंग चलानी है, क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो चलेगी ही नहीं, ठीक है, कोई सिविल प्रोसीडिंग चलानी है, तो उसके लिए भी 2 मंथ का नोटिस, प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। ठीक है, प्रायर नोटिस। अगर कोई सिविल प्रोसीडिंग इनिशिएट करनी है इनकी पर्सनल कैपेसिटी के बेसिस पर, देन 2 मंथ का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रेसिडेंट। ठीक है, इसके नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको कोई डाउट हो प्रेसिडेंट के रिगार्डिंग, तो आप मेरे को टेक्स्ट कर सकते हो। ठीक है, ऑल योर डाउट्स वुड बी रिजॉल्व्ड। टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहां सारा कंटेंट मिलता रहेगा आपको। एंड नेक्स्ट वीडियोस में हम कुछ एमसीक्यूज देखेंगे, जो 2 टॉपिक हमने अभी पढ़े हैं, फंडामेंटल राइट्स और प्रेसिडेंट्स के। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं और उन्हें किस तरीके से सॉल्व करना है, क्या कैसे करते हैं, वो सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। सो स्टे ट्यून्ड, मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो के साथ। एंड तब तक खुश रहो, मचाते रहो, एकदम बढ़िया से पढ़ते रहो। पॉलिटी एकदम हलवा कर देंगे यार, कोई दिक्कत ही नहीं है, बहुत इजी है, सब सॉर्टेड है। चलो, ओके, बाय।